कि हम लोग कल पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे बेटा? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में, मतलब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बारे में हम लोग कल बात किए थे। लेकिन उसका फॉर्मूला भी याद किए थे। क्या सबको फॉर्मूला याद है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का? याद है? पक्का? झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है बेटा, याद है। तो याद क्या था? बोल, क्या पढ़ाए थे? डी डैश अपॉन डी बराबर n2 बाई n1। क्या पढ़े थे? डी डैश अपॉन डी बराबर n2 बाई n1। डी डैश क्या था? एपरेंट डेप्थ। कहां से? तो इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम से। याद आ रहा है? हाँ, मतलब जहां भी इमेज बना था। अच्छा, डी क्या था? डी था रियल डेप्थ, मतलब वास्तव में कहां ऑब्जेक्ट है। तो वो भी कहां से? डी कहां से लिया गया था? तो वो भी इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम से लिया गया था। n2 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिसमें लाइट रे जा रही थी। n1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिसमें से लाइट रे आ रही थी। अच्छा, इसमें बहुत बेहतरीन चीज एक बताएंगे बेटा, अभी न्यूमेरिकल से ही वो समझ में आएगा। ठीक है, आइए तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं? आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेटा। और जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल हो जाएगा एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ, उतना ही आपको मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा, हमको भी मजा आ जाएगा। आइए हम लोग करते हैं शुरुआत बिना समय बर्बाद किए हुए। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डील करें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 क्या कहते हैं? आओ देखते हैं। मान लो कि नदी है। क्या है बेटा? नदी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? एक नदी है। अच्छा, रिवर है। अब तुम सोचो, ये इस पे नॉर्मल बना लो बेटा। इंटरफेस, ये हो गया इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। ठीक है, और ये हो गई आपकी नॉर्मल। ये हो गया हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब कहता है क्या कि मान लो ये हमारी क्या है? पानी। क्या है? नदी में क्या होता है बेटा? पानी। नदी में क्या होता है? पानी। और पानी में क्या होता है? मछली, मछली। हाँ, तो कहता है क्या कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। कितना होता है? 4/3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऊपर में क्या है? हवा। और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होला बाबू? तो 1 होला। कितना होला? 1 होला। शाबाश। अब मान लो कि एक यहां पे पंछी है, बर्ड है, हैंगा, उड़ रहा है, फड़फड़ा रहा है। ये फड़फड़ा रहा जो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड, मतलब चिड़िया। बर्ड क्या है? चिड़िया। ये जो चिड़िया जो है, हैजा से बेटा मान लो 4/3 36 मीटर की सेंटीमीटर की हाइट पे है। और पनिया में कौन होला बेटा? मछली। क्या होला? मछली। तो अब सोच, यहाँ से कुछ हाइट पे एगो मछली बाबा, का बा? मछली। ये मछलिया जोन बा बड़ा डरल बा बाबू, बहुत डरा हुआ है मछली। ऐसे देखते बड़ा सब लोग कोरोना में डरल बा। अभी बेचारे कोरोना से डर नहीं खे, पता कोरोना नहीं है तो झेल जाए। डर केकरा से बा? हिनका से। ये भी 36 सेंटीमीटर की दूरी पे मछलियों है बेटा, फिश है। ये क्या है? हमारा फिश। इसको बोलते हैं फिश, टेंगरा फिश, है ना? अच्छा, कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें 2 पार्ट है। पहला पूछ रहा है जाओ जल्दी जाओ। फाइंड द एपरेंट, APPARENT, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, FISH,
seen by the bird from water surface। मतलब कि ई पानी का सतह कौन सा है बेटा? वाटर सरफेस का मतलब है पानी का सतह। पानी के सतह से मछली इस चिड़िया को कहाँ दिखाई देगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कि अगर 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 चिड़िया मछली को देखेगी तो मछली कहाँ दिखाई देगा बेटा, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब बी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द apparent, APPARENT, apparent मतलब आभासीय गहराई, apparent depth of bird seen by the fish, मतलब चिड़िया के द्वारा, मछली के द्वारा देखा जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम, ये भी वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस। मतलब दो कंडीशन है बेटा इसमें। क्या कि बाबू एक बार ई चिड़िया हई मछली के देखी तो ई मछलिया कहाँ लौकी, मतलब कहाँ दिखाई देगा बेटा मछली ये। आ दूसर का कि मछलियों तो चिड़िया को देखत हुई, पानी नु हो, पानी में है ऊपर वाला के हवा में जेबा ओकरा देखल जाई नु, हाँ देखल जाई एकदम देखल जाई। तो साहब ये फिश जो है, मछली भी है, ये मछली भी इस चिड़िया को देख रहा है, दोनों साहब देख रहे हैं एक दूसरे को कि के केकरा लपकी। तो कहता कि जब मछली इस चिड़िया को देखेगा तो ये चिड़िया इस वाटर सरफेस से कितनी हाइट पे दिखाई देगा, यही आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी करके के दो क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन डालेंगे किसका, तो ए क्वेश्चन का। ठीक है, ए का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। बोलो कोई दिक्कत बेटा? तो नहीं। क्वेश्चन कहता है क्या कि ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह दिया तो सबसे पहले फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, मतलब फिश की गहराई देखना है। सीन बाय द बर्ड, मतलब चिड़िया इस मछली को देख रहा है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन का डायग्राम अलग हो गया। अब इस सॉल्यूशन को बनाना है तो इस सॉल्यूशन के लिए फिर से ऐसा डायग्राम आप बना लीजिए जैसा भी बना हुआ है। बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाने के बाद क्या करना है, अब ध्यान से देखिए। अगर बर्ड मछली को देख रहा है बेटा, इसका मतलब रेज कैसे जा रही होंगी ये आपको बनाना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम। मतलब चिड़िया अगर मछली को देख रही है, इसका मतलब मछली से प्रकाश निकल रही होगी और इस चिड़िया की आंखों तक क्या हो रही है बेटा, जा रही होगी। तभी ना मछली देख रहा, तभी ना चिड़िया देख पा रहा होगा मछली को। हाँ, तो तुम सोचो कैसे। तो होगा क्या कि एक लाइट तो इस मछली के द्वारा नॉर्मली चली जाएगी या बिना किसी डेविएशन के, मतलब यहां से लाइट रे निकलेगी और फिर ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा किसी एंगल पे ले लेते हैं। तो तुम सोचो कि यहां से ये सब पैरेक्सियल ले लेते हैं बेटा। यहां से ये लाइट रे ऐसे जाएगी, ये ऐसे करेगी और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये नॉर्मल से क्या करेगी बेटा, कहाँ इमेज बना ली, यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी तो ऐसे चली जाएगी। तो इसको पीछे अगर खींचोगे तो इमेज आपको बनते हुए यहां नजर आएगा। कैसे कि साहब ये लाइट रिफ्रैक्ट कर गई तो इसको पीछे खींचो, एक रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों रे को खींचोगे तो कहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे, यहाँ पे।
अरे यार, 2 रिफ्रैक्टेड रे है ना, एगो रिफ्रैक्टेड रे ये, एगो रिफ्रैक्टेड रे ये, मतलब एगो अपवर्तित किरण ये और दूसरी अपवर्तित किरण ये दोनों अपवर्तित किरण ऐसे जा रही हैं। इन दोनों को पीछे जब खींचोगे तो कहाँ मिलेगा बेटा? यहीं पे मिलते हुए नजर आएगा। इसका मतलब यहीं पे इमेजवा बनेगा बेटा। मतलब मछरिया यहाँ ना दिखाई दे के मछरिया यहाँ दिखाई देगी बेटा। किसको? तो चिड़िया को। कैसे? तो यही रे इस चिड़िया की आंख में जा रही है बेटा। चूंकि है क्या कि पैरेक्सियल रेज में है, तो पैरेक्सियल रेज है तो एक तो नॉर्मल के बहुत क्लोज होंगी। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इनका क्या होगा? बहुत ही कम होगा। इसलिए अगर कोई चिड़िया इस मछली को नॉर्मली देखेगी तो साहब ये जो है ये जो रे है इसके आंखों में घुसेगी बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये इतना दूर नहीं जा रही है बेटा, ये बेसिकली यहीं पे जा रही है ना। आई तो खैर हमको यहां मिल गया। तो तुम सोचो कि ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया डी डैश, और यही डी डैश तो क्या करना है? निकालना है। अब तो ध्यान से सोच बेटा, सॉल्यूशन नंबर ए में d बराबर, d का मान कितना है? तो d रियल डेप्थ होता है। तो रियल डेप्थ मछली का कितना है? 36 सेंटीमीटर। d डैश आपको क्या करना है बेटा? निकालना है। n1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे आ रही है। तो आ कहां से रही है बेटा? पानी से। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? 4/3। और n2 उस माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है जिसमें लाइट रे जा रही है। तो जा किस में रही है? एयर में जा रही है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माने हैं हम लोग? 1। तो साहब फॉर्मूला लगा दो, क्या? d डैश अपॉन d बराबर n2/n1। अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का फॉर्मूला यही ना था बेटा? क्या था? d डैश अपॉन d बराबर n2/n1। और d डैश का मान आपको निकालना है। d का मान दिया हुआ है 36। कितना बेटा? 36। n2 का मान 1 है, n2 का मान 1 है, बहुत बढ़िया। n1 का मान 4/3 है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा? d डैश बाई 36 बराबर होगा 3/4। तो 4 कम 4, 4 32, 4 9 36। नीचे दिखाई दी? या d डैश बराबर हो जाएगा, गुना हो जाएगा 9 3 27 सेंटीमीटर बेटा। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा क्या है कि ये 36 किस में है? सेंटीमीटर में। तो डी डैश भी किस में आएगा बेटा? सेंटीमीटर में। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। तो ये जो डी डैश है 36 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखाई देगा। अगर इसी को मतलब 27 सेंटीमीटर गहरा ये मछली इसको क्या करेगी बेटा? दिखाई देगी। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे, इसी क्वेश्चन में पूछे कि अगर चिड़िया मछली को देखेगा, है ना, तो मछली और चिड़िया के बीच की दूरी कितनी दिखाई देगी? मछली और चिड़िया के बीच की दूरी क्या होगी? तब यहाँ से यहाँ तक तो 36 सेंटीमीटर है। तो 36 सेंटीमीटर ये आप प्लस ये हो गया 27 9 3 27 सेंटीमीटर। तो 36 प्लस 27 तो फीस आप बर्ड के बीच की जो यहीं पर फिश दिखाई दे रहा है, तो फिश और बर्ड के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी कितनी हो जाएगी? तो 36 प्लस 27 जो भी आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या है कि साहब दिस इज द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश सीन बाय द बर्ड। बर्ड को यहां से इस सरफेस है ना यहाँ पे 27 सेंटीमीटर दिखाएगा, लेकिन जहां पे बर्ड है वहां से फिश कितनी दूरी पे दिखाई देगा? तो 36 प्लस 27 टोटल यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? अच्छा, हम लोग ये अपना ए पार्ट का आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया, बना लिए। अब हम लोग को बी पार्ट में जाना है। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द बर्ड सीन बाय द फिश फ्रॉम द वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस से लिखना है। तो ये डायग्राम, ये सॉल्यूशन दोनों को बेटा हटाना पड़ेगा। आइए बी पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को फिर से वो बनाना पड़ेगा बेटा।
आई। कह रहा है क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका फिश और यहाँ पे आपका क्या था बेटा, चिड़िया। यहाँ से इसकी कुल हाइट कितनी थी, 36 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसकी कुल हाइट कितनी थी, 36 सेंटीमीटर। यही था ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था बेटा, 4/3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1 था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आइए, कह रहे हैं कि बी पार्ट कर रहे हैं, फाइंड द एफरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड सीन बाय द फिश। मतलब मछली अगर इस चिड़िया को देखेगा बेटा, तो इस चिड़िया कहाँ दिखाई देगी? क्या चिड़िया 36 सेंटीमीटर पे दिखाई देगी? तो नहीं, कहीं और दिखाई देगी बेटा। तो सोचो कि अगर मछली देखेगा इस चिड़िया को, तो लाइट रे कहाँ से आएगा? तो चिड़िया से लाइट आ रही होगी और मछली पे गिर रही होगी, और उसी रे से मछली देख पा रही होगी। मतलब कैसे? तो एक रे तो डायरेक्टली चली जाएगी नॉर्मली, तो ऐसे आएगी बेटा, और मछली को ऐसे ही मिल जाएगी। दूसरा, किसी एंगल पे गिरा लो, तो तुम सोचो, तनी बढ़ के दिखाओ ना, जब डायग्राम तो नहीं बना, तनी बढ़ के दिखा। ठीक है, अब ये क्या होगा बेटा, इस पॉइंट पे हमने क्या बना लिया, नॉर्मल बना लिया। अब तुम सोचो कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है ना, तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। जब नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, तो इसी लाइट रे से ये मछलियाँ क्या करेगी बेटा, देख पाएगी। तो असल देखो, तो इधर तो डेविएट कर रही है, इसका मतलब इधर कहीं क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इस लाइट रे को फिर से हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमको इमेज बनाते हुए नजर आएगा यहाँ पे। नहीं, तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली और एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, ये दोनों रिफ्रैक्टेड है और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये जो हाइट हमने होगा मानेंगे ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगा। इस एपरेंट डेप्थ को हम लोग मानेंगे डी डैश, और कहाँ से बेटा, इसी सरफेस से। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो आइए बी पार्ट का जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो बी पार्ट के सॉल्यूशन के लिए डी कितना हो जाएगा, तो जो डी होगा 36 सेंटीमीटर, ये ना डी हो जाएगा रियल डेप्थ। तो डी हो जाएगा आपका फिर से 36 सेंटीमीटर। डी डैश यू हैव टू कैलकुलेट, आपको निकालना ही है। अब इसके लिए N1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे आ रही है। तो आ कहां से रही है बेटा, एयर से, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, ये 1 हो जाएगा। और N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जा रही है। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जा रही है, डेट इज द 4/3। इसलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी डैश अपॉन डी बराबर N2/N1, या डी डैश वी हैव टू कैलकुलेट, एंड डी की वैल्यू 36 बराबर N2 की वैल्यू 4/3 गुने N1 की वैल्यू 1, N1 का मान 1। तो 3 एकम 3, 12 3 36, 12 चौका 48, या डी डैश बराबर काट लेना, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। मतलब अरे सर, ये तो और दूर दिखाई देगा जी, इसलिए मछलिया पकड़ा जाता है। अब मछलिया को लगेगा, मछलिया को कि साहब इस चिड़िया जो यहाँ से 36 सेंटीमीटर दूर पे नहीं है, यहाँ से 48 सेंटीमीटर दूरी पे। डायग्राम भी हमारा देखो एकदम बढ़िया बना है, 36 से ज़्यादा ही बना है कि नहीं बना है। इसका मतलब यहाँ से ये 48 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखाई देगा। इसलिए मछली जो है आराम फरमाता है, उसको लगता है कि चिड़िया तो बड़ा दूर पे है, इसलिए चिड़िया फटाक से आके दबोच लेके इनको खा जाता है, नहीं आता ही। तो अब ऐसा में पूछ दे कि फिश
और बर्ड के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो मछली अगर बर्ड को देखेगा तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 36 और यहाँ से यहाँ तक 48, 36 और 48 को जोड़ देंगे तो यहाँ से बर्ड एक्चुअल में यहाँ पे नहीं ना है, एक्चुअल में तो यहाँ पे है, लेकिन मछली को कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों को जोड़ देंगे बेटा, आंसर आपका वो भी आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहे थे, वाटर सरफेस से कैलकुलेट करने के लिए, तो वाटर सरफेस से ये डी डैश आया है और इस डी डैश का मान कितना आ गया बेटा, 48 सेंटीमीटर। बोलो कोई सा कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ जाए, शाबाश। ई हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पक्का, शाबाश बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड से जाने से पहले, है ना बेटा, आप लोग को क्या करना है, एससी वर्मा बुक उठा लेना है। क्या उठा लेना है, एससी वर्मा का बुक। और डीपीपी आपको नहीं दे रहे हैं इसलिए क्योंकि एससी वर्मा हमको देना था, ठीक है। तो एससी वर्मा में रिफ्लेक्शन तक का जितना क्वेश्चन दिया हुआ है, करीबन 13-14 क्वेश्चन होंगे, 14 करीबन में, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं रिफ्लेक्शन के, वो रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आपको क्या करना है बेटा, कंप्लीट करके उसको सबमिट कर देना है इसी ऐप पे। बोलो कोई दिक्कत नहीं सा, ठीक है। एससी वर्मा 11th क्लास में मिलेगा ऑप्टिक्स का, ठीक है। ऑप्टिक्स उसमें 11th क्लास में दिया हुआ है, तो वो आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ओम हरिओम। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहते हैं क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। कह रहे कॉनकेव मिरर है, मतलब इधर से पेंट कर दिया गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कंबाइन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आइए, कह रहे हैं क्या कि साहब ठीक है, इसमें क्या है कि ऐसे पानी फील्ड का फील्ड है बेटा, पानी, इसमें पानी फील्ड है, ठीक है। मतलब इस कंटेनर, मान लो ये कंटेनर है, बक्सा है, इस कंटेनर का जो निचला पार्ट है उस पे एक दर्पण लगा दिया गया है, और ये कौन सा दर्पण है बेटा, कॉनकेव मिरर है ना, अवतल दर्पण। कहता है क्या कि इस दर्पण की फोकल लेंथ आपको दी गई है, कहता ना, बोल दो 40, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 40 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया बेटा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, कह रहा है क्या कि यहां से ये जो हाइट है, मतलब यहाँ से ये जो हाइट, यहाँ से ये वाली हाइट, ठीक है, ये है आपको मान लो कि 40, 20, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा,
कह रहा है क्या कि एक सोर्स है जो कि कहाँ पे इन्फिनिटी पे है, या एक ऐसे समझो कि एक लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है जो कि इस सिस्टम में एकदम इस सरफेस के परपेंडिकुलर में इंसिडेंट हो रही है। मतलब एक लाइट रे, क्वेश्चन को बना रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एक लाइट रे इस सरफेस पे ऐसे आ रही है, पैरेलली आ रही है, ठीक है। पैरेलली इस सरफेस पे आ रही है, ठीक है। अब कह रहे कि जब ये लाइट पैरेलली सरफेस पे आ रही है तो आने के बाद कह रहे क्या कि साहब फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। कह रहे क्या, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर मतलब दिए गए चित्र में a parallel, P-A-R-A-L-L-E-L, a parallel beam of light incident at water surface, then find the final position of the image, ठीक है। कह रहे क्या कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी बेटा, मतलब ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो इसका इमेज फाइनली कहाँ पे बनेगा, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या ठीक है सर, कोई बात नहीं, अपन देखते हैं। कहते हैं क्या कि लाइट अगर ऐसे आ रही है सर, तो ये तो इस पॉइंट पे नॉर्मली आ रही है और ये भी लाइट इस पॉइंट पे क्या कर रही है, नॉर्मली आ रही है। इसका मतलब सर ये विदाउट एनी डेविएशन this light comes at this point and without showing any deviation this light also reaches to this point, ठीक है। मतलब बिना कोई डेविएशन शो किए ये लाइट यहाँ तक आ जाएगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। ये लाइट तो आ जाएगी। अच्छा, अब सोचो कि साहब इसके बाद क्या करेगी, तो साहब इसके बाद ये मिरर लगा हुआ ना, तो रिफ्लेक्ट करेगी, बोलो हाँ कि ना। तो तुम सोचो कि अगर इस मिरर के लिए अगर लाइट पैरेलली आती है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में मीट करती है। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, तो अगर इस मिरर का ये हम प्रिंसिपल एक्सिस बना ले, ये इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, इस दर्पण का ये क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ मीट करेंगे, तो इसके फोकस पे, तो फोकस इसका कहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 है, अब फोकस 20 होगा, तो साहब फोकस यहीं पे होगा। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चली जाएगी, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से पास कर जाएगी, ठीक है, और एक इमेज यहाँ पे बनाएगी। नहीं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले इतने तक का लिख लेंगे सॉल्यूशन, चूंकि बीम
ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलली, मतलब प्रकाश की जो पुंज है वो दर्पण पे आती है, कैसे? पैरेलली आ रही है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब देखो बेटा, अब ऐसे नहीं सर यहाँ पे तो पानी है तो पानी का नहीं है, कहीं और बनेगा, नहीं 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 नहीं, ये पूरा का पूरा मीडियम एक ही है बेटा। ऐसा नहीं कि साहब यहीं तक, यहाँ तक पानी है उसके बाद पानी नहीं है। तो देखो पूरा जहाँ तक ये लाइट है, ये फोकस यहाँ तक पूरा का पूरा, इससे ज़्यादा तक पानी है। इसका मतलब यहाँ से ये लाइट रे आएगी, कहीं भी देखो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ये लाइट रे आ रही है और कहीं भी मीडियम, इसको यहाँ पे इमेज बनाने में कहीं भी मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए साहब इसके इमेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पूरी की पूरी लाइट रे अभी एक ही मीडियम में चल रही है, ठीक है। इसलिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलली, ठीक है, पैरेलली आ रही है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट मतलब मिलेंगे कहां पे? एट फोकस ऑफ द मिरर, मतलब ये कहां पे इमेज बनाएंगे बेटा? इसी फोकस से बनाएंगे। इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा कितने पे? तो ये साफ हो जाएगा माइनस, यहां से इधर ना, ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर पे इमेज का फॉर्मेशन होगा बेटा, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये होगी आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अब कह रहा है क्या कि साहब क्या ये लाइट यही फाइनल इमेज होगा? तो बेटा ये फाइनल इमेज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि लाइट यहीं पे नहीं रुक जाएगी बेटा, ये लाइट अभी आगे बढ़ेगी। कैसे? तो ध्यान से देखेंगे। कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे मीट करे बेटा, है ना, इधर आती है तो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे ये इधर चला गया, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। अब तुम सोचो कि जब ये लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी तो यहाँ पहुँचेगी, अब इसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की जरूरत पड़ रही है, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो अब जब रिफ्रैक्शन होगा तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या बना लेंगे बेटा? नॉर्मल। तो लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसका मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी। ऐसे, और ये अपना इमेज यहाँ बनाएगी, और ये भी डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ये यहाँ से ऐसे बेंड कर जाएगी, और ये भी इमेज आपको यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका फाइनल इमेज। इसको आई डैश मान लो, ठीक है। तो साहब इसी लाइट रे से ना ये निकल रही है, और यही लाइट रे हमारी आंखों पे गिरेगी। सब पैराक्सल रेज की बात कर रहे हैं, तो यही लाइट रे हमारी क्या करेगी बेटा? आंखों पे गिरेगी। तो जब आंखों पे गिरेगी तो हमें फाइनल इमेज ये दिखाई देगा, ना कि ये दिखाई देगा। ये इंटरमीडिएट इमेज हो गया। ये क्या हो गया बेटा? इंटरमीडिएट इमेज होगा। लेकिन साहब अब क्या है कि हमारी आंखों पे तो यही गिरेगी, तो जब हमारी आंख तो इसी मीडियम में है ना, हवा में है ना, तो यही लाइट रे हमारी आंखों पे गिरेगी, और यही गिरने से हम देखेंगे कि ये यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर रही है, तो फाइनल इमेज हमें यहाँ दिखाई देगा, ना कि यहाँ दिखाई देगा। बोलो कोई बात समझ में आई? तो हाँ सर समझ में आए। बोले एक बार और? तो हाँ सर। चलो आपको ज़्यादा एक बार और समझा देते हैं। कह रहे हैं कि मान लो कि ये कंटेनर है, कंटेनर का जो बेस है वो उस पर एक मिरर बना दिया गया है, ठीक है, बैठा दिया गया है, और वो कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर या रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से 30 सेंटीमीटर हाइट तक क्या किया गया है? पानी फिल किया गया है। तो
तो ध्यान से देखो, पहले तो ये 30 सेंटीमीटर के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि 30 सेंटीमीटर सर यहाँ से 30 सेंटीमीटर कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर। बेटा आप यहाँ से 30 सेंटीमीटर लो चाहे यहाँ से 30 सेंटीमीटर लो, दोनों एक ही होगा बेटा। क्यों? क्योंकि साहब ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व कोई ज़्यादा कर्व नहीं होता है, एकदम हल्का कर्व होता है, हल्का, जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम हमेशा नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कर्व होने के कारण आपको दिखाई दे रहा है कि साहब ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है ना। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता बेटा, ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो इसको आपको क्या करना है, नेग्लिजिबल मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी 30 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी आप 30 सेंटीमीटर बोल देंगे, कहीं भी 30 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 30 सेंटीमीटर हमेशा यहीं से कैलकुलेट होगा। आइए अब क्या है कि ये लाइट आई, यहाँ तक आई, अब मीडियम चेंज हुआ, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन नॉर्मली आने के कारण ये बिना किसी डेविएशन शो किए हुए इस दर्पण पे आ जाएगी। अब इस दर्पण पे जब आई तो दर्पण में जो भरा हुआ है, पहले क्या होता था, हवा होता था, लेकिन अभी दर्पण में क्या है, पानी है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लाइट पानी, इस दर्पण के लिए देखो लाइट आ कहाँ से रही है, पानी से ही आ रही है, और पानी में ही इमेज का फॉर्मेशन कर रही है, पानी में ही रिफ्रैक्ट कर रही है। तो साहब इस दर्पण से जब लाइट टकरा रही है तो साहब मीडियम का चेंज तो हो ही नहीं रहा है, पहले भी पानी में था, अभी भी रे पानी में ही है, तो साहब पानी में ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि पैरेलल रे हैं तो साहब ये मिलेंगे कहाँ पे, फोकस पे, और फोकस इसे कितनी हो जाएगी बाबू, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर की हाइट पे ये इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन साहब ये लाइट जो आ रही है, जो फोकस में मिली, ये यही नहीं रुकने वाली है सर, ये अभी आगे भी जाएगी। तो आगे जाएगी तो इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर गया, ये आगे एक्सटेंड कर गया, तो साहब ये यहाँ पे मीट कर गया। अब जब ये लाइट यहाँ पे आई तो यहाँ से यहाँ अब जब जानी है तो साहब इसको अब मीडियम का चेंज लग रहा है कि अभी पानी से आ रही थी, अब किस में चली जाएगी बेटा, हवा में चली जाएगी। अभी पानी से आ रही है, अब किस में चली जाएगी बेटा, हवा में चली जाएगी। तो पानी से हवा जा रही है मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा बेटा। तो इसलिए क्या हो रहा है कि साहब ये रे यहाँ से क्या करेगी, थोड़ा सा डेविएट कर जाएगी, क्योंकि पानी से हवा में जाएगी तो साहब नॉर्मल से दूर भागेगी, और नॉर्मल से दूर जब बेंड की तो लगा कि साहब यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रही है। ये भी पानी से नॉर्मल से दूर चली जाएगी तो लगेगा कि यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रही है, और यही रे से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आंखों पे ये रही, यही रे आंखों पे गिरेगी, और हमें ये फाइनल इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, ना कि यहाँ पे। तो इस इमेज को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट इमेज, जो कि ये इमेज कभी भी हमको दिखाई देने वाला नहीं है। ऊपर से देखेंगे तो कभी भी ये इमेज दिखाई नहीं देगा, हमको यही इमेज दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि ये रे और ये रे, यही रे हमारी आंखों पे गिर रही है, ना कि ये रे हमारी आंखों पे गिर रही है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसी का पोजीशन निकालना है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यही डी डैश हमें क्या करना है, निकालना है, फाइंड द फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन निकालना है सरफेस से। तो ये कैसे निकाले, तो तुम ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना है बेटा कि साहब इस इमेज के लिए बेसिकली सोर्स हो जाएगा ये, क्योंकि कि साहब ये जो रे आ रही है, ये जो रे आ रही है, ये रे बेसिकली यहां से आ रही है, पॉइंट सोर्स ये हो गया। ये जो रे है ये बेसिकली यहां से आ रही है, और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट कर गई, रिफ्रैक्ट करके इमेज यहाँ बना रही है। इसका मतलब इस इंसिडेंट रे के लिए इस सरफेस पे ये लाइट रे आ रही है, तो इस इंसिडेंट रे कहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे मिल रही है बेटा। तो यहाँ पे मिल रही है, तो यहीं पे जो इमेज है इंटरमीडिएट इमेज, यही इंटरमीडिएट इमेज इस सरफेस के लिए, इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये कितनी दूरी पे हो जाएगा बेटा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी तो तुम देखो कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, इधर ही बना लो, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर न होगा, नहीं, अरे यार यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इमेज बनाए यहाँ से 20 सेंटीमीटर फोकस पे बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो इस 30 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर नहीं मिल जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे नाउ,
फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए मतलब अपवर्तन के लिए, क्या लिखेंगे हिंदी में? अपवर्तन के लिए। डी डैश डी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, डी डैश क्या होगा बेटा? वो निकालना है। अब देखेंगे बेटा कि साहब लाइट रे आ कहाँ से रही है, जा कहाँ से रही है। तो ध्यान से देखोगे कि ये है गया इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। तो यहीं से लाइट रे, ध्यान समझिए, यहाँ से लाइट रे, यहाँ से इसी मीडियम से, यहाँ से इसमें जा रही है और इसमें से ये आ रही है। तो सोचो कि इस मीडियम से ये लाइट, इस इंटरफेस के लिए लाइट रे आ रही है, तो आ कहाँ से रही है? तो ये आ रही है बेटा पानी से, और ये जा किस में रही है? तो हवा में। तो N2 का मान हो जाएगा हवा और N1 का मान हो जाएगा वाटर। मतलब N1 जहां से लाइट रे आ रही है वो कहां से आ रही है बेटा? पानी से आ रही है। तो पानी से आ रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 4/3। नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? 4/3 है। मतलब अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है इसका? 4/3। अच्छा, और N2 जिसमें लाइट रे जा रही है वो क्या है? एयर है। तो अब सिंपल सा फॉर्मेट, काम खत्म हो गया। बोल नहीं निकलेगा, क्या लिखेंगे? डी डैश अपॉन डी बराबर N2/N1, या डी डैश का मान निकालना ही है बेटा, और डी का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, N2 का मान 1 है, जबकि N1 का मान 4/3 है। या डी डैश बाई 10 बराबर हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा बटा 4, तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10। या डी डैश बराबर हो जाएगा, ये 2D डैश बराबर 15/2 सेंटीमीटर, मतलब ये 7.5 सेंटीमीटर पे हमारा फाइनल इमेज बनेगा, और यही हमको क्या करेगा बेटा? दिखाई देगा आंसर। बोलो समझ में आया बेटा? पक्का? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा लेना था। अब बेटा ऐसा अब लगाना पड़ेगा। अरे तुम लोग डॉक्टर नो जी, अरे डॉक्टर साहब लोग, इंजीनियर लोग, जितने भी लोग हैं बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के साथ बहुआ झुंझुना नियत खेलना है बेटा, है ना। तो इन सब चीज़ों को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, झुंझुना है। एक बार समझ में आ जाएगा तो हम लोग झुंझुना बजाने लगेंगे साहब। बोला है कि नहीं है? तो ऐसे ही एक और झुंझुना आपको दिखा रहे हैं, दिखा देना। हाँ चलो एक और झुंझुना हम लोग करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। अभी तो 2 ही क्वेश्चन हो, चल चल फटाक से कर एक और क्वेश्चन कर। बाबा कोटारी चोट मारो, अब तुम लोग को लग रहा है कि पढ़ा रहे हैं, नहीं रह जाता इंक तनी खत्म आ गई बा डालने वाला। और बेटा पढ़ाई रही चल रहा है तुम लोग का? घूम नहीं ना रहे हो? घूमे तो बड़ा बेटा, बड़ा पुलिस है, बड़ा मार मार रहा है, ठीक है। कौन सी से? दाइले बाबू जर का और प्लास्टिक के सुने नहीं बाबू, हम तो घिंचाइल नहीं खेल, लेकिन सुने नहीं, जिन पे घिंचा जाला 10 दिन आराम करला। ऐसे घर में रहे बा, सतर्क रहे बा, कोनो एने ओने काम नहीं करेगा, गलत काम करो, ठीक बा। आओ देखो, इसी पे, इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन आपको करते हैं, ठीक है बेटा। आइए, कहता है क्या कि मान लो कि एक कंटेनर है, ये क्या है? कंटेनर है, बक्सा है। इस कंटेनर का जो निचला वाला सरफेस है वो
उत्तल है। क्या है बेटा? उत्तल है। जनरली बहुत सारा सरफेस आप देखिएगा ऐसा होता है, ठीक है। कह रहे हैं एकदम इसके बीच में यहां तक पानी भर दिया गया है। क्या भर दिया गया बेटा? पानी, जल, नीर। नीर मतलब हवा ना होता है। खैर, और यहीं पे और भर दो। अपना पानी है बेटा, 2-4 पंप और चला दो। एकदम पूरे भी कंटेनर में पानी फिल है और एकदम ऐसे बीचों बीच एक मछली है बेटा। क्या है? मछली है। इसका मतलब तो सर एक काम कीजिए, पहले तो नॉर्मल बना लीजिए। ऐसे नॉर्मल बना लिए बेटा, शाबाश। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक इहो 20 सेंटीमीटर है। ये जो दर्पण है इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। दर्पण का फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। कह रहे ऊपर है वो ऑब्जर्वर है, जो कि नॉर्मली स्लाइटली नॉर्मल इस मछली को देख रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए पार्ट पूछ रहा है कि हाउ मेनी इमेज इज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ये कौन है हमारा? ऑब्जर्वर, देखने वाला। OBSERVER। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी इमेजेस, इमेज या इमेजेस, इमेज एक इमेज भी हो सकता है, 2 होगा तो इमेजेस हो जाएगा। हाउ मेनी इमेजेस इज सीन बाय द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर ऐसे मछली को देखेगा तो वो मछलियाँ कई गो मछली दिखाई देगा? 1 गो दिखाई देगा कि 2 गो दिखाई देगा, 4 गो, 5 गो? तो हम आपको ऑप्शन वा दे देते हैं। ऑप्शन वा राम 1 गो, ठीक है, हो गई। ऑप्शन नंबर ए 1 गो, ऑप्शन नंबर बी 2 गो, ऑप्शन नंबर सी 3 गो, ऑप्शन नंबर डी 0। बाबू हमको तो लग रहा है कि सर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है कि सर अगर ऑब्जर्वर आनर होई तो ओकरा दिखाई दी सर? एक कोई इमेज नहीं दिखाई देगा, 0। बोलो हाँ कि ना? नहीं। हाँ तो सर हम सभी लोग का आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। नहीं, लेकिन खैर बहु जिन आनर हुई हैं उन्हें 0 पे टिक लगाई, उनके एकदम सही हुई। 4 में 4 नंबर मिली, हमारा गारंटी भाई 1 नंबर कम ना हुई। लेकिन जिनके पास आंख है बेटा वो ध्यान से देखेंगे उनको कितना इमेज दिखाई देगा। तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं कितने इमेजेस दिखाई देंगे। एक बार देखते हैं क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। आइए इमेज बनाने का प्रोसेस देखते हैं। एक तो लाइट रे यहाँ से
निकलेगी नॉर्मली और ऑब्जर्वर की आंखों तक चली जाएगी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया। और दूसरी लाइट रे किसी एंगल पे अगर गिराइएगा सर तो होगा क्या कि डेंसर से रेयरर में जाएगी। ये पानी है तो पानी का अपवर्तनांक होगा 4/3 और इधर क्या होगा 1 एयर हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा बेटा, यहाँ से ये ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी और ऐसा लगेगा कि साहब ये यहाँ पे मीट करते हुए नजर आएगी और एक इमेज का फॉर्मेशन तो यहाँ पे कर देगी, क्योंकि एक रिफ्रैक्टेड रे ये, एक रिफ्रैक्टेड रे ये, सब पैराक्सियल रेज हैं। ठीक है, तो इन दोनों से ऑब्जर्वर को इमेज कहाँ दिखाई देगा, इस मछरिया कहाँ दिखाई देगी बेटा, मछरिया यहाँ ना होके यहाँ दिखाई देगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो एक इमेज तो यहाँ बन गया। दूसरा तुम सोचो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ई मछरिया से लाइट जो हैंगा निकला, वो मछरिया से तो सभी जगह डायरेक्शन में लाइट निकलती है। अरे एक ऑब्जर्वर होगा तो एक ऑब्जर्वर को ऊ भी देख सकता है आदमी, ऊ भी देख सकता है, देखता है कि नहीं देखता है। इसका मतलब क्या है, लाइट रे तो सारी डायरेक्शन में निकलती है ना, तो इसका मतलब इस मछली से लाइट रे ऊपर भी निकल रहा होगा और नीचे भी निकल रहा होगा बेटा। तो तुम सोचो कि अगर नीचे निकल रहा होगा तो ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी, मिरर पे इंसिडेंट करेगी। हाँ, उसके बाद क्या होगा, दूसरा किसी एंगल पे, नहीं तो तुम सोचो होगा क्या कि साहब ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे से इमेज कहां बनेगा वो हम लोग देखते हैं। एक काम करो, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं बेटा डायरेक्ट, क्वेश्चन बाद में लिखवाते हैं, पहले सॉल्यूशन देखें। चाहे ठीक है देख लो। तो तुम सोचो कि ये लाइट इससे पड़ेगी, अब पड़ने के बाद इन मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो पड़ने के बाद ये कुछ यहां से ऐसे लाइट निकलेगी, मिरर इससे पड़ी, मिरर में पड़ी, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन ही होना है क्योंकि लाइट सेम ही मीडियम में चल रही है। अब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसा लगेगा कि ये रे ऐसे जा रही है, इसका मतलब लग रहा है कि एक इमेज यहाँ भी बनाएगी बेटा, बनाएगी तो हाँ सर बनाएगी। अरे यार एक ये ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी ना, ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो नॉर्मली चली जाएगी। अरे पोल हो गया ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पोल हो गया, तो अगर पोल पे आएगी तो पोल पे ही चली जाएगी लाइट। I = 0 तो R = 0, तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली और एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, तो दोनों इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगी, तो हाँ इमेज फॉर्म करेगी। अब तो सोच कि जैसे ही लाइट जब यहाँ पे आएगी तो अब इसको मीडियम का चेंज आने लगा, तो अब क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग बना लेंगे नॉर्मल। जब नॉर्मल बनाएंगे तो साहब ये लाइट रे अभी डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से क्या करेगी बेटा, दूर हो जाएगी। और जब नॉर्मल से दूर चली जाएगी तो ऐसा लगेगा कि एक इमेज यहां भी बनाएगी। ठीक है, तो इस रिफ्रैक्टेड रे से यहां पे इमेज दिखाई देगा, इस रिफ्रैक्टेड रे से ये वाला इमेज दिखाई देगा। बोल हाँ कि ना। ई वाला जो इमेज है I2 सर ये भी दिखाई देगा नहीं, हाँ, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे बेटा, तो 1 गो 2 गो और 3 गो इमेज बन रहे हैं बेटा, तो तीनों इमेज बनेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज सीन टू द ऑब्जर्वर, देखो बड़ा बिहार चलता एक कोरोना होता, जनसंख्या बुझाता कम कर दिए ही है।
ढेर दिन हो गए बियाह में गइला। आज मेरे यार की शादी है ना, 29 को मेरे यार की शादी है। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहे क्या कि 3 इमेज बन रहा है, तो ऑब्जर्वर कितनी इमेज दिखाई देंगे? तो 3। ये ले सर मास्टर 3 एकदम सही जवाब। एक कोई उत्साह ही नहीं था बाबू, एकदम गलत है। 3 इमेज नहीं। तुम ध्यान से सोच कि साहब रिफ्रैक्टेड रे ये है ना, इससे ये इमेज दिखाई देगा, ये निकल रही है तो इसके निकलने से ये दिखाई देगा। ई वाला जो इमेज है ये तो इंटरमीडिएट इमेज है। ई कहाँ निकल रही है? तो निकल रही है तो यही इस रे के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि ये रे कहाँ से आ रही है बेटा? ये यहाँ से आ रही है, तो इस रे के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा और इसका इमेज बेसिकली रिफ्रैक्ट होने का इसका इमेज यहाँ पे बना देगा बेटा। तो ध्यान से सोच कि साहब एक रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मिल रही है जो हमारी आंखों पे गिर रही है, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है जो हमारी आंखों पे गिर रही है, ये तो नॉर्मली है बेटा। तो इस रे से ये इमेज बनेगा और इस रे से ये इमेज बनेगा, तो ऑब्जर्वर को मात्र यही 2 इमेजेस दिखाई देंगे, 1 और 3 दिखाई देगा, 2 नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो हमारा इंटरमीडिएट इमेज है बेटा। ठीक है, तो आंसर में एक्चुअल जो होगा वो 2 होगा बेटा, 3 इमेजेस नहीं बनेंगे। बनते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देंगे बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग कहेंगे कि साहब कि जो इमेजेस बने हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो 2 इमेजेस दिखाई दे रहे हैं तो उन दोनों इमेजेस की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन तो हम लोग का क्वेश्चन में ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, इन द गिवन फिगर फाइंड द सेपरेशन, SEPERATION, separation between these 2 images। इन दोनों इमेजेस के बीच में I1 और I3 के बीच में क्या सेपरेशन है, वही आपको क्या करना है बेटा? निकालना है। घबराना नहीं है बेटा। सबसे पहले क्या करो, आप I1 निकाल लो। I1 जो मिलेगा इसी सरफेस से मिलेगा। उसके बाद I3 का पोजीशन निकाल लो, इसी सरफेस से मिलेगा। उन दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखें सॉल्यूशन। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन, तो पहला रिफ्रैक्शन तो बेटा यही हो रहा है ना कि लाइट यहां से सीधे निकली और रिफ्रैक्ट करके इमेज यहां पे बना दी थी। पहला तो यही बना था, तो इसी को बोल रहे हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ये हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन का है, पहला अपवर्तन का है। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन ध्यान से देखो कि d बराबर कितना हो जाएगा, तो वो है 20 सेंटीमीटर। d कितना है? यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा d होगा। d डैश यू हैव टू कैलकुलेट n1। अब तो ध्यान से देख, n1 क्या है? उस माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है जिसमें जहां से लाइट रे आ रही है। तो हमेशा देखेंगे कहां से? तो इंटरमीडिएट फेज से देखेंगे। तो इंटरमीडिएट फेज से ये लाइट रे आ रही है और इंटरमीडिएट फेज से ये लाइट रे जा रही है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? तो वो है वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। N2 वो एयर में चली गई है तो 1 हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या बेटा? d डैश अपॉन d बराबर N2/N1, या d डैश निकालना है बाई d का मान है 20 बराबर N2 1/4/3, या d डैश बाई 20 बराबर 3/4, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, या d डैश बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर।
अभी आंसर नहीं है। तो ये जो इमेज है ये यहां से है 15 सेंटीमीटर पे फर्स्ट इमेज बनेगी, मतलब ये है पोजीशन ऑफ I1, नहीं I1 का पोजीशन ये दे रहा है। अब इसके बाद हमको इस रिफ्रैक्शन, ये सेकंड रिफ्रैक्शन है बेटा, तो इस रिफ्रैक्शन के लिए हम देखेंगे, तो इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लाइट रे आ कहाँ से रही है, तो लाइट रे यहाँ से नहीं आ रही है बेटा, लाइट रे, ये जो लाइट रे है ये लाइट रे बेसिकली यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है बेटा, यहाँ से आ रही है ना, यहीं से देखो सीधे जा रही है, सीधे लाइट रे ये यहाँ से जा रही है बेटा, न कि यहाँ से जा रही है। तो अब यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहीं पे मिलने वाला है आपको बेटा। तो अब ध्यान से देखो कि साहब यहाँ से जब लाइट रे जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो सोचो कि यहाँ से यहाँ तक तो 40 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना है, कंटेनर का हाइट है 40 सेंटीमीटर, लेकिन ये इमेज यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है ये निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना बेटा, तो रिफ्लेक्शन देख लेंगे। तो रिफ्लेक्शन के लिए U ऑब्जेक्ट देखो, तो ये जो इमेज बन रहा है इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, क्योंकि यहीं से लाइट रे देखो आ रही है। ध्यान से देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। ये जो इमेज बन रहा है किसका इमेज बन रहा है, तो ये फिश का इमेज बन रहा है ना। कैसे, तो यही लाइट रे ऐसे निकली थी ना बेटा, इस मिरर पे पड़ी थी, और यहीं से लाइट रे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे इमेज बना रही थी ना। तो ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो यू हो जाएगा बेटा माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकस कितनी हो जाएगी, तो इसकी फोकस इधर होगा और इधर क्या होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, दैट इज द प्लस का 10 सेंटीमीटर, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। इसलिए V इमेज बराबर होगा U इंटू एफ बाई U माइनस एफ। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको बना लीजिए, या V बराबर U का मान हो जाएगा माइनस का 20 गुने F का मान हो जाएगा 10, U का मान हो जाएगा माइनस का 20, F का मान हो जाएगा माइनस का 10, या V बराबर माइनस 20 गुने 10 बटा माइनस का 30, माइनस माइनस कट गया, जीरो जीरो कट गया, तो इसलिए V बराबर हो जाएगा बीस बटा 3 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए, ये आपका क्या मिल गया बेटा, इमेज प्लस का आया, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी 20 बटा 3 सेंटीमीटर। नहीं, अब सोचो कि इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक 40, अब प्लस ये 20 बटा 3। अब लिखेंगे फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। अगर सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए देखिएगा बेटा, तो जो D होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इस सरफेस के लिए लाइट आ कहां से रही है, तो आ यहां से रही है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 40 प्लस, मतलब यहां से यहां तक ये 40, यहां से यहां तक
20/3, तो कितना हो जाएगा 4×3 12, 120 अब प्लस 20 140/3 सेंटीमीटर। अच्छा, डी डैश आपको निकालना है, N1 का मान, अब तो ध्यान से देख, N1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रही है जहां से लाइट रे आ रही होती है। तो लाइट रे बेसिकली देख यहां से आ रही है, समझ, लाइट रे आ कहां से रही है, तो ऑब्जेक्ट तो यहां पे है ना, तो यहीं से ना लाइट रे आ रही है। तो बेसिक बेटा ऐसा नहीं है, असल में लाइट तो इधर ट्रेवल ही नहीं करी है, लाइट तो यहां से आई है, यहीं से दर्पण होने के कारण यहीं से ये रिफ्लेक्ट कर गई है, परावर्तित हो गई है। यहाँ तो लाइट है ही नहीं, ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, जो एक्चुअल में ये इमेज यहाँ पे है नहीं। एक्चुअल में ऐसा थोड़ी कि इमेज बन जाता है, जैसे हम लोग दर्पण के पीछे खड़े होते हैं तो दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण के पीछे हमारी इमेज बनती है, हमसे दूर बनती है। तो ऐसा थोड़ी वाकई में कोई वहाँ पे है हमसे उतना दूरी पे, ऐसा तो होता नहीं है। तो वही है, ये वर्चुअल इमेज है बेटा, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ से लाइट है तो आई नहीं है, बेसिकली यही चीज समझा रहे हैं बेटा। हमेशा आपको देखना है कि साहब लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही है, तो उसके लिए हमेशा इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम से देखना है कि इस इंटरफेस के लिए लाइट आ कहाँ से रही है, तो इस मीडियम से, इस इंटरफेस के लिए लाइट जा किस में रही है, तो इस वाले मीडियम के लिए। तो आ कहाँ से रही है, तो वाटर से, जा किस में रही है, तो एयर में। तो N1 की मान कितनी हो जाएगी बेटा, 4/3, N2 का मान 1 हो जाएगा। तो N1 का मान हो जाएगा बेटा आपका 4/3, जबकि N2 का मान हो जाएगा 1। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि d'/d बराबर N2/N1, या d' का मान जो आपका आया है निकालना है, d का मान आपका आया है 140/3 बराबर N2 जिसमें जा रही है 1/N1 का मान है आपका 4/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 3d'/140 बराबर 3/4। तो 3 से 3 कट गया और 2 दूना 4 और 2 सते 14, ये हो जाएगा 35। इसलिए अब उसके नीचे जगह है नहीं तो हमको ये मिटाना होगा। इसलिए d' बराबर आपका दिखाई देगा, कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। ये d' किसका है, तो ये है इमेज I3 का, तो ये है पोजीशन ऑफ I3। इसलिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस ना, डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देख, I1 क्या निकला, एगो 15 सेंटीमीटर, यहां से 15 सेंटीमीटर पे I1 है और यहां से 35 सेंटीमीटर पे क्या है बेटा, I3 है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस कितना हो जाएगा, 35 माइनस 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त, मजेदार क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए बेटा। अब बनाने के बाद आपको पूरा फील आ जाएगा और आपको फिजिक्स में रिफ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, है ना। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, गुड लक।